नमस्ते मित्रों, आरोग्य हिंदी चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर आजाद सर। तो जैसा कि आप लोग पिछली कक्षा में जो कुछ आपने पढ़ने का काम किया गया था, आपने उसमें पढ़ा हिंदी भाषा में ध्वनियों का वर्गीकरण, यानी हिंदी जो भाषा है उस हिंदी भाषा में ध्वनि को किस प्रकार से बांटने का काम किया गया, उसका वर्गीकरण कैसे कैसे किया गया है। और आज हम और इसके बाद आपने पढ़ा अनुनासिक को पढ़ा, अनुस्वार को पढ़ा, विसर्ग को पढ़ा, तमाम प्रकार की चीजों को आपने पढ़ने का काम किया। आज एक नई टॉपिक के साथ हम उपस्थित हैं। आज की चर्चा होगी उच्चारण की दृष्टि से स्वरों का वर्गीकरण, यानी जो उच्चारण किया जाता है उस उच्चारण की दृष्टिकोण से जो स्वर हैं उनका किस प्रकार से वर्गीकरण करने का काम किया गया है, किस प्रकार से उच्चारण करने का काम ये किया गया है, बंटवारा करने का काम किया गया है। ये अगर इस तरह की चीज आती है तो आपका एक उत्तर होगा। उत्तर ये होगा कि मात्रा के आधार पर मात्रा के आधार पर स्वर दो प्रकार के होते हैं। कहता है स्वर दो प्रकार के होते हैं। देखिए, ये कहता है उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वरों का वर्गीकरण। उसने बताया कि उच्चारण का जो दृष्टिकोण है, यानी उच्चारण के हिसाब से ये जो मात्रा है, यानी मात्रा के आधार पे जो स्वर है उनका जो वर्गीकरण किया गया, उनका जो बंटवारा किया गया है, उनको जो बांटने का काम किया गया है, उसको किस आधार पे बांटा गया है? तो मात्रा के आधार पे। उसने कहा कि स्वर का यदि वर्गीकरण किया गया, स्वर को बांटने का काम किया गया, तो स्वर को दो प्रकार से बांटने का काम किया गया। यानी मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। अब आपका उत्तर ये बनता है कि मात्रा के आधार पर ये स्वर को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है। तो नंबर एक, पहला कहता है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर, और दूसरा कहता है ये, सॉरी माफ करिएगा, ये पहला है ह्रस्व, पहला ह्रस्व, और दूसरा आपका बनता है दीर्घ स्वर। उसने देखिए एक बात कह रखा है कि देखो स्वरों का जो वर्गीकरण है, इसने बता रखा कि मात्रा के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो स्वर का वर्गीकरण यानी स्वर का बंटवारा मात्रा के आधार पे दो प्रकार से किया गया है। एक कौन? स्वर होता है, एक ह्रस्व होता है, एक दीर्घ होता है। एक इसमें और नाम आता है जिसका नाम है प्लुत, जिसका नाम होता है प्लुत स्वर। ये तीसरा है, लेकिन ये कहता है कि मात्रा के आधार पे, तो मात्रा के आधार पर सिर्फ दो होंगे, मात्रा के आधार पर मात्र दो होंगे, ह्रस्व और दीर्घ। अब ये कहता है कि आप समझिए ह्रस्व किसे कहते हैं? ह्रस्व किसे कहते हैं? ये कहता है कि ह्रस्व किसे कहते हैं? ये कहना चाहता है कि जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, कम समय लगता हो। कहता है कि ह्रस्व हम उसे कहते हैं कि जिसके उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? ह्रस्व कहते हैं, ह्रस्व कहते हैं।
कहता है जैसे जैसे ओ, ई और ऊ, इस तरह। जैसे नहीं, उससे कहने का मतलब है ना जिसमें सबसे कम समय लगने का काम करता हो। कहता है हरस किसे कहते हैं, ये आपका प्रश्न है। उसने कहा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में सब कम से कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण को करने में सबसे कम समय लगने का काम करता है, उसे क्या कहते हैं, हरस्व कहते हैं। दूसरा कहता है दीर्घ। दीर्घ किसे किसे कहते हैं, ये देखिए। अब यहां पे ये कहने का काम करता है, ये कहेगा कि जिनके उच्चारण में जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता हो, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता हो, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। देखिए दूसरी बात कहता है कि दीर्घ स्वर हम किसे कहते हैं, कहता वे स्वर जिनका उच्चारण करने में ह्रस्व से दोगुना समय लगने का काम करता हो, यानी ह्रस्व से कुछ ज्यादा समय लगने का काम करता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, 1 2 3 4 5 6 7 और 3 10, ये हो गया। इस तरह से कहता है इन्हें क्या कहते हैं कि दीर्घ स्वर कहने का काम किया। एक और देता है, कभी कभी ऐसा भी देता है जैसे इसमें आ कर देता, ऐसे भी कर देता है, इसको भी क्या कहते हैं, दीर्घ ही कहते हैं। इसलिए क्योंकि इससे ज्यादा समय लगता है, यानी ह्रस्व से जिसमें भी ज्यादा समय लगने का काम करता हो, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ कहने का काम किया जाता है। और एक और है, एक और आता है, हालांकि मात्रा के विषय सिर्फ 2 हैं। अब आप समझिए कि प्लुत किसे कहते हैं। प्लुत किसे कहते हैं, ये प्लुत किसे कहते हैं। आप प्लुत का मतलब ये कहता है जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे, तिगुना समय लगे। देखिए तिगुना का मतलब ये कहता है ना कि दीर्घ से जिसमें ज्यादा समय लगे, तो ह्रस्व में 1 गुना, दीर्घ में 2 गुना और प्लुत में 3 गुना। ये कहता है कि जिनके उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे प्लुत कहते हैं, उसे प्लुत कहते हैं, पहली बात। और कहता है दूसरी बात इसके लिए कहता है कि इसका कोई चिन्ह नहीं होता। एक बात तो ये कह रखा है, दूसरी बात कहता है इनका कोई चिन्ह नहीं होता है। कहता है ना कि जो प्लुत है, इस प्लुत का कोई चिन्ह भी नहीं होता है। और एक और आपको नई बात मैं बता दूं, ये कहता है वैदिक भाषा में कहता है वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग, वैदिक भाषा में प्लुत स्वर का प्रयोग किया जाता था।
किया जाता था। और एक चीज और कहेगा, इसे एक और नाम देते हैं, इसे एक और नाम दिया जाता है त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाए। देखिए ये 3-4 चीजें यहाँ पे, यदि आपके सामने या आपके समक्ष कहता इस तरह की कोई भी चीज अगर आ जाए, ये कह रखने का काम किया है कि उच्चारण की दृष्टि से स्वर का वर्गीकरण, यानी आप जो उच्चारण करते हो उस उच्चारण के दृष्टिकोण से या उच्चारण के हिसाब से कहता है स्वर का जो वर्गीकरण है, जो स्वर का बंटवारा किया गया है वह कितने भागों में। यहां कहता है कि मात्रा के आधार पर 2, कहता है कि स्वरों का जो वर्गीकरण है मात्रा के आधार पर 2, कौन कौन, हरस और दीर्घ। लेकिन प्रयोग के आधार में ये होता है, तीसरा भी प्रयोग के आधार में हो जाता है, लेकिन यहां आपको जानना है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, एक हरस्व होता है और एक दीर्घ होता है। अब आपसे पूछेगा कि हरस्व किसे कहते हैं, ये कहेगा कि वे स्वर जिनके उच्चारण में सबसे कम समय लगता हो, ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में सबसे कम समय लगने का काम करता हो उन्हें क्या कहते हैं, हरस्व स्वर कहते हैं। दूसरी बात कहता है कि दीर्घ किसे कहते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में हरस्व से दोगुना समय लगता हो, यानी हरस्व से कुछ ज्यादा समय लगने का काम करता हो। जितना हरस्व में लगता है समय एक का प्रयोग करने में, उसका दोगुना समय दीर्घ का प्रयोग करने में लगेगा, यानी दोगुना समय जिसमें लगने का काम करेगा उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ का मतलब कहता है बड़ा, हरस्व जो है वो छोटा था, अब उससे जब दीर्घ हो गया, बड़ा जब हो गया तो भाई ज्यादा समय लगेगा उसके लिए। और आगे कहता है एक है प्लुत स्वर। अब प्लुत स्वर के विषय में 3-4 बात इसने कह रखने का काम किया हुआ है। पहली बात कहता है कि प्लुत स्वर किसे कहते हैं, वे स्वर जिनका उच्चारण करने में, कहता ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में 3 गुना समय लगता हो, यानी वे स्वर जिनका उच्चारण करने में 3 गुना समय लगने का काम करता हो उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लुत कहते हैं। अब 3 गुना का मतलब ये कहना चाहता है ना कि जो दीर्घ है उससे भी ज्यादा लगेगा समय। 1 गुना हरस्व में, 2 गुना दीर्घ में, 3 गुना प्लुत में, यानी हरस्व से दीर्घ से जिसमें ज्यादा समय लग जाए उसे कहते हैं प्लुत। जैसे में क्या नहीं दे, जैसे यहां लिख लीजिए आप, जैसे में वो होता क्या है, जैसे ओम ऐसा कहा जाता है। इसको कहने में जैसे अ कहने में कम समय, आ कहने में उससे ज्यादा समय, लेकिन ओम ऐसा कहने में उन लोगों से ज्यादा समय लगता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहने का काम किया जाता है। आगे कहता है इनका कोई चिन्ह नहीं होता। कहता है जो प्लुत स्वर है, अगर पूछ दे कभी कभी, जैसे कि हरस्व स्वर का एक चिन्ह है और छोटी ई और छोटा उ, वैसे कह दे दीर्घ स्वर का कोई चिन्ह अगर पूछ दे तो कहे अगर वो कि क्या प्लुत स्वर का कोई चिन्ह होता है, तो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं। ये कहता है कि प्लुत स्वर का कोई चिन्ह भी नहीं होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं है। अगली बात कहता है जो प्लुत स्वर है वैदिक भाषा में, जो ये प्लुत स्वर है ना, इस प्लुत स्वर का प्रयोग किसमें होता था, वैदिक भाषा में खूब प्रयोग किया जाता था। वेदों की भाषा में इसका प्रयोग खूब करने का काम किया जाता है। आप कभी कभी देखेंगे ना तो भोजपुरी में भी ऐसा होता है, ऐसा प्रयोग भोजपुरी हिंदी जब पढ़ेंगे उस भोजपुरी में कहीं कहीं ऐसा प्रयोग मिलने का काम करता है। लेकिन विशेष रूप से कहता है इसका जो प्रयोग होता था वैदिक भाषा में करने का काम किया जाता था। आगे कहता है इसको एक नाम और देते हैं। अगर कभी आपसे पूछ दे कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, अगर आपके सामने पूछ दे कि त्रिमात्रिक स्वर किसे कहते हैं, तो और कुछ नहीं करना होगा। त्रिमात्रिक का मतलब यह है कि जिसमें 3 मात्राओं का समय लगता हो उसे हम क्या कहते हैं,
त्रिमात्रिक स्वर कहते हैं। तो त्रिमात्रिक का मतलब 3 गुना समझ इसमें लगता हो, उसे ही त्रिमात्रिक कहेंगे। यानी कौन हुआ? वह प्लुत स्वर हुआ। यानी प्लुत स्वर को ही क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर कहने का काम किया जाता है। ये आपका रहा उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वरों का वर्गीकरण। और ये तो आपने पढ़ा वर्गीकरण स्वरों का मात्रा के आधार पर, प्रयोग के आधार पे, जैसे भी है। अब एक नया टॉपिक आपके सामने और आएगा। नया टॉपिक ये है जिह्वा के आधार। देखिए स्वर का ही चीज है। अब ये कहेगा जिह्वा के आधार पर कहता है। अब उसने कहा ना कि जो स्वरों का वर्गीकरण है ये जिह्वा के आधार पे है, और जिह्वा के उठने के आधार कई प्रकारों से। ये कहता है ना कि जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। अब कहता जिह्वा के आधार पर क्या है? तो जिह्वा के आधार का मतलब ये कहेगा कि जिह्वा के आधार कितने हैं? कहता है जिह्वा के आधार 3 माने गए हैं। 3 माने गए हैं। यानी जिह्वा का आधार कितना है? 3 यानी जिह्वा में जो जीव जिसको हम लोग कहते हैं, उस जिह्वा के कई भाग हैं? 3 भाग हैं। तो 3 भाग में पहली बात कहता है अग्रभाग। पहला है अग्रभाग, और अग्रभाग, और दूसरा है अग्रभाग के बाद दूसरा है मध्य भाग। अग्रभाग, मध्य भाग, और तीसरा है पश्च भाग। अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। इसका ये मतलब है कि जो हमारी जिह्वा है, यानी जो हमारी जीभ है, इस जीभ के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, 3 पार्ट हैं। अगला, पिछला और बीच वाला। यानी ये कहना चाहता है कि जिह्वा के आधार पर जो वर्गीकरण, स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है, तो जिह्वा के आधार पर 3 माने गए हैं। अग्र भाग यानी अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। तो आप समझिए कि अग्र भाग का मतलब देखिए जिह्वा का एक ऐसे बना लीजिए सामान्य सी चीज, ये जिह्वा है, ये इसका क्या है? अग्रभाग है। ये क्या है? मध्य भाग है। और ये क्या है? ये पश्च भाग है। यानी ये जो जिह्वा है, इस जिह्वा का अगला भाग है, मध्य वाला भाग है और पश्च वाला भाग है। तो उसने ये कह रखा है कि ये स्वरों का वर्गीकरण जिह्वा के आधार पर कितने हैं? 3 हैं। तो कौन कौन? अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। यानी इसको कह सकते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अब ये कहता है कि अग्र स्वर किसे कहते हैं? कहता है अग्र स्वर, तो यहां बताता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का अग्रभाग कार्य करता हो। उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग कार्य करता हो, अग्रभाग कार्य करता हो, उसे हम क्या कहते हैं? अग्रभाग। यानी ये कहता है कि अग्रभाग हम किसे कहते हैं? कि जिन स्वरों के उच्चारण में, यानी जिस भी स्वर का उच्चारण करने में जीभ का जो अगला वाला भाग काम करता, अगला वाला भाग का मतलब ये वाला, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। तो जीभ जो है स्वरों का उच्चारण करने में
अगला भाग जिस स्वर का प्रयोग करता है उसको हम कहते हैं ये अग्रभाग या अग्रस्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर में क्या है? छोटी ई, बड़ी ई और ए आई, ये हो गया। अब आप समझिए कि मध्य भाग क्या है। क्या ये कहता है कि जिन स्वरों के उच्चारण में, वही चीज, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग काम करता है, जिह्वा का जिन स्वरों के उच्चारण में, या लिख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य भाग कार्य करता हो, उसे क्या कहते हैं? उसे मध्य भाग कहते हैं। जैसे कहता है ओ, इसको कहने मात्र से एक जीव का पिछला भाग काम करता है। और अगली बात कहता है कि पश्च भाग क्या होता है? पश्च भाग का मतलब ये कहता है ना कि पिछला वाला भाग, जिह्वा के पिछले भाग। तो जिह्वा के जिन स्वरों के, यहां भी लिख लो आप कि जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में जीव का पश्च भाग काम करता हो, जिह्वा का पश्च भाग पश्च भाग काम करता हो, उसे क्या कहते हैं? पश्च भाग कहने का काम करता। जिह्वा के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। ये तो आपका रहा जिह्वा के आधार पर। अब एक बात और कहता है कि जिह्वा के उठने के आधार पर, तो यहीं पे हम कर लेते हैं, एक और हेडिंग यहीं पे डाल लीजिए कि जिह्वा के उठने के आधार पर, यानी जिह्वा के उठने के आधार पर जीव कैसे उठने का काम करती है, उसमें कहता है कि जिह्वा के उठने के आधार पर 4 भाग होते हैं। कहता है जिह्वा के उठने के आधार पर 4 भाग होते हैं। उठने के आधार पर 4 भाग होते हैं। तो पहला कहता है इसमें नंबर 1 में कहता है विवृत, एक होता है विवृत, और दूसरा होता है अर्धविवृत, अर्धविवृत, और तीसरा होता है अर्ध समृत, यहां लिख लो समृत, तीसरा है समृत, और चौथा होगा अर्ध समृत, अर्ध समृत, ये अर्ध समृत। ये कहता है कि जिह्वा के उठने के आधार पर 4 भाग होते हैं। पहला कहता है विवृत, अर्धविवृत, समृत और अर्ध समृत। देखिए अब ये कहता है कि विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। इसमें लिख लीजिए आप, इसमें लिखिए जिन स्वरों के उच्चारण में, कहता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला रहता है, मुख द्वार पूरा खुला रहता है,
खुला, पूरा खुला रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? विवृत। यानी विवृत का मतलब है खुला हुआ। यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा तरह से खुल जाए उसको कहते हैं विवृत। जैसे इसको कहने से उसने ये कह रखा है ना कि जिह्वा के उठने के आधार पर 4 भाग होते हैं, विवृत, अर्धविवृत, संवृत और अर्धसंवृत। तो विवृत का मतलब ये कहता है खुला हुआ, क्या? मुंह खुला हुआ। कहता है ऐसे स्वरों का उच्चारण करने में, जिनका उच्चारण करने में मुख क्या हो? खुल जाए पूरी तरह से, उसे क्या कहते हैं? विवृत कहते हैं। जैसे ऐसा कहने मात्र से मुंह पूरी तरह से खुल जाने का काम करता है, इसलिए कहता है कैसा है? विवृत है। और अर्धविवृत का मतलब ये कहेगा कि ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार आधा खुला होगा, आधा खुला होने का काम करेगा। ये कहता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुला होगा, उसे क्या कहते हैं? अर्धविवृत कहने का काम करते हैं। जैसे ओ, ए, ओ, ऐ, ओ, औ। इनको कहने में आधा खुला होने का काम ये करता है। और कहता है संवृत का मतलब पूरी तरह से बंद, अर्धसंवृत का मतलब है आधा बंद। तो कहता है जिन स्वरों का उच्चारण करने में, कहता है जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख द्वार यहां खुला ना, यहां क्या होगा? बंद। जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार बंद रहने का काम करता है उसे कहते हैं ये संवृत, बंद रहता उसे कहते हैं संवृत। यानी जिनका उच्चारण करने में मुख द्वार बंद रहने का काम करेगा उसे कहते हैं संवृत, यानी पूरा जिसमें बंद हो। जैसे ई, ऊ, ऊ, ये कहता है। अब उसी तरह अर्धसंवृत में ये कहेगा, अर्धसंवृत का मतलब आधा बंद, इसमें आधा बंद रहेगा और आधा खुला होने का काम करेगा। इसमें कौन से आते हैं? ए, ओ, ए और ओ। कहता ऐसे जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख द्वार आधा बंद रहने का काम करता है उसे कहते हैं अर्धसंवृत। जिनको बोलने में पूरी तरह से बंद रहने का काम करता है उन्हें कहते हैं संवृत। और जिसे बोलने में मुख पूरी तरह से खुलने का काम करता हो उसे कहते हैं विवृत। और जिसको बोलने में आधा खुला होने का काम करते हैं उसे कहते हैं अर्धविवृत। तो ये आपका रहा स्वरों के वर्गीकरण, यानी उच्चारण के दृष्टिकोण से स्वर का वर्गीकरण। मात्रा के आधार कितने था, कितने होने का काम करते हैं, जिह्वा के आधार कितने हैं, जिह्वा के उठने के आधार कितने हैं, इन सारी चीजों को आपको बताने का काम किया गया। और आप लोग समय निकाल करके, निश्चित रूप से मेरे लिए नहीं, आप अपने लिए समय को निकाल करके, जब तक कक्षाएं आपकी जो लोग पढ़ पा रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ पा रहे हैं, आप लोग वहीं से कि आपकी सिलेबस की चीजें आपकी किताब से दी जा रही है, आपके पैटर्न में जो चीज छप के आया है ये उसी किताब से आपको पढ़ाई जा रहा है, जिसका सिलेबस आपको पेपर देना है उसी से सब कुछ बताया जा रहा है। एनसीईआरटी किताब है, उसी किताब से सारी चीज आपको बताने की कोशिश की जा रही है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय निकाल करके चीजों को पढ़ने का काम करें। और एक काम करिएगा, अगर आप पढ़ रहे हैं तो लाइक किया करिए, ये समझ में आए कि इतने बच्चे पढ़ पा रहे हैं, इनको बात समझ में आ जा रही है। यदि नहीं समझ में आ रही है तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिखने का काम करें कि सर ये बात यहां समझ में हमको नहीं आया। यदि आप लोग लाइक करने का काम नहीं करेंगे तो समझ में नहीं आ पाएगा कितने लोग इसको देख पा रहे हैं, कितने लोग इसको समझ पा रहे हैं, कितने लोग समझ नहीं पाए। यदि समझ में नहीं आएगा तो पुनः उसको बताने का काम
किया जाएगा। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देने का काम करिएगा, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके। और अगली कक्षा में चर्चा होगी व्यंजन की, और अगली कक्षा में पुनः मुलाकात होने का काम करेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारती, जय विद्यार्थी।